दर्शकों, आज के समय में लोन लेना बहुत आम सी बात है, लेकिन जब लोन ली गई रकम समय पर वापस नहीं हो पाती तो बैंकों के लिए परेशानी बढ़ जाती है और ऐसे खाते एनपीए कहलाते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2002 में सरफेसी एक्ट लागू किया गया। ये कानून जो है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आउटस्टैंडिंग लोन की रिकवरी के लिए एक विशेष अधिकार देता है। बिल्कुल, और इस कानून को लेकर लोगों के मन में ना कई तरह के सवाल उठते हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय यानी डिकोडिंग द सरफेसी एक्ट पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हरीश बजाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट की। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरफेसी एक्ट है क्या और 2002 में इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 2002 से पहले बैंकों का कोई लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता था तो उसकी रिकवरी के लिए उनको सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ता था। तो उनकी रिकवरी का प्रोसेस बहुत स्लो था क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता था। तो बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए और उनकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए सरफेसी एक्ट इनेक्ट किया गया। तो ये बैंकों को ये पावर देता है कि वो अपनी रिकवरी खुद कर सकें और उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि वो प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाए और कोर्ट का दखल थोड़ा कम हो जाए जी। तो इसीलिए ये सरफेसी एक्ट को 2002 में इनेक्ट किया गया। सर, क्या बैंक सरफेसी एक्ट के तहत बिना कोर्ट की परमिशन के गिरवी रखी संपत्ति पर कार्रवाई कर सकता है? थोड़ा डिटेल्स में हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल कर सकता है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये एक्ट ही इसीलिए इनेक्ट किया गया था जी। इसमें क्या होता है कि बैंकों को ये पावर दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति 90 दिनों तक अपने खाते में ईएमआई की जमा नहीं करता तो उसका वो खाते को एनपीए बता देते हैं, और जब ये एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो उसका वो एक प्रॉपर नोटिस बोरोवर को भेजते हैं कि आपका खाता एनपीए हो गया है। और यहाँ से बैंक अपनी जो वसूली की कार्रवाई या रिकवरी की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो एक डिमांड नोटिस भेजते हैं जिसको हम 13(2) का नोटिस कहते हैं, और उसमें वो प्रॉपर बताते हैं कि आपके कितना बकाया ऋण है, आपने कब से नहीं पे किया है, और उसमें उसकी संपत्ति का विवरण वगैरह सब कुछ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बोरोवर को कोई अधिकार नहीं है। जब उसको ये डिमांड नोटिस प्राप्त होता है तो उसमें 60 दिनों का टाइम दिया जाता है। तो उसमें बोरोवर भी अपने आपत्तियां अगर उसकी कुछ हैं तो सेक्शन 13(3)(a) में वो अपनी आपत्तियां बैंक को दे सकता है। तो जब वो बैंक को वो आपत्तियां मिलती हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो उसका जवाब देते हैं, नहीं ठीक लगता तो उसको मना करते हैं। लेकिन ये जो भी कार्रवाई है ये उनको 15 दिनों के अंदर बोरोवर को बतानी होती है कि भाई ये आपका हमने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया है। उसके बाद वो बैंक जो है उसको 13(4) का नोटिस देते हैं जिसको हम सिम्बॉलिक पोजेशन भी कहते हैं, और या बैंक उस पर पोजेशन की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और उसके बाद बैंक अगर उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करते हैं, उसको वैल्यूअर से पहले वैल्यू कराते हैं और उसकी एक रिजर्व प्राइस रख के उसको ऑक्शन करते हैं, और उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण की अपने जो उनका बकाया है उसकी वसूली कर सकते हैं। तो इससे बैंकों को एक विशेष अधिकार मिलता है कि वो बिना कोर्ट के दखल के भी अपनी संपत्ति का अब या जो उनके पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको बेचकर वो अपने ऋण का या अपने वसूली का उसका वो बकाया जो है अपना वापस ले सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए ऋण जो था वो एक एक्स अमाउंट का था और ये प्रॉपर्टी ज़्यादा बिकी तो उसका समायोजन करके वो बाकी पैसे उस बोरोवर को वापस भी कर सकते हैं। तो इसमें बोरोवर का भी ध्यान रखा गया है और बैंक्स को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिससे कोर्ट के दखल के बिना भी वो अपनी जो बकाया राशि है उसको वसूल कर सकें। तो ऐसे में जब किसी अगर हम बात करें उधारकर्ता को तो सेक्शन 13(2) के तहत नोटिस मिलता है तो उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं? जी, सबसे अच्छी बात यह है कि जब बैंक उसको वो 13(2) का नोटिस देता है तो उसमें 60 दिन का टाइम मिलता है उसको, और उसमें अगर वो देखता है जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रूल्स हैं उसके अनुसार उसमें उसको प्रॉपर्टी का विवरण दिया गया है वो सही नहीं है तो वो बता सकता है। अगर उसको ये लगता है कि जो मेरा ब्याज का कैलकुलेशन किया गया ये ठीक नहीं है तो वो बता सकता है। अगर उसको लगता है कि ये जो एनपीए डिक्लेयर किया गया ये ठीक नहीं है, मैंने तो किस्त जमा करी थी, तो वो अपनी आपत्ति बैंक को दे सकता है। तो उस नोटिस में अगर उसको कोई भी फॉल्ट नज़र आता है तो वो बैंक को लिखित में अपना जो ऑब्जेक्शन है वो बैंक को दे सकता है। अच्छा, तो ऐसे में क्या सरफेसी एक्ट केवल बड़े कॉर्पोरेट लोन्स पर लागू होता है या होम लोन या बिजनेस लोन जैसे सामान लोन्स पर भी ये लागू हो सकता है? नहीं, ये सारे लोन्स पर लागू होता है। जो सामान लोन है या बिजनेस लोन्स हैं ये सब पर लागू होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपने लोन जो है बैंक से लिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो और आपने उसमें कुछ अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखा है। सपोज आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज है, या आपने वाहन लोन लिया है तो आपका वाहन जो है बैंक के उसमें है। तो इस तरीके से जब कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप बैंक का क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ये सरफेसी एक्ट वहाँ पर लागू हो सकता है। जी,
तो ये किस तरीके से होता है, मतलब अगर किसी को अपने कुछ राइट्स, अगर मुझे कोई नोटिस आता है मैंने लोन लिया और टाइम पे नहीं दे पाई हूँ, तो उसके लिए फिर हम क्या कुछ और कर सकते हैं? हाँ, इसमें आपके पास भी काफ़ी विकल्प होते हैं। सपोज आपके पास जब सबसे पहले तो जब आपको नोटिस आता है वही आपके सही टाइम होता है एक्शन लेने का। लोग इसमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट करते हैं, जब तक नीलामी का नोटिस नहीं आ जाता तब तक एक्शन नहीं लेते। सबसे पहले जब आपको नोटिस आए तभी आपको बैंक के पास जाना चाहिए। आप उनको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर भी दे सकते हैं कि भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, पर ये एक्स अमाउंट है, ये मैं आपको दे सकता हूँ। तो हो सकता है बैंक को ये ठीक लगे तो उसमें OTS में वो आपको ले सकते हैं। आप बैंक को एक एप्लीकेशन अपनी सारी परिस्थितियां बताते हुए भी दे सकते हैं, और उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी कह सकते हैं कि भाई इसको थोड़ा पीरियड बढ़ा दो या किस्त कम कर दो, मैं ये इतनी किस्त दे सकता हूँ, इतनी नहीं दे सकता हूँ, तो रिकंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जो आपका लोन है इसकी रीफाइनेंसिंग भी आप करा सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि इस बैंक से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है और इस बैंक से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप अपने लोन को वहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, आप किस तरह आसानी से दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जिनका लोन बकाया होता है तो रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करके मतलब बहुत अन्यथा परेशान करते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? अभी ना ये नए रूल्स भी बने हैं और ये बैंकों को थोड़ा एथिकल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। उनको अपने रिकवरी एजेंट्स को बताना चाहिए कि भाई ऐसे आप हर टाइम फ़ोन ना करें, किसी के घर में ज़बरदस्ती ना घुसें, कोई ऐसी हिंसा ना करें, और सबसे ज़्यादा सोशल जो उनका वो भाई रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब तो खैर मना भी किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी के घर आप नहीं जा सकते, ज़बरदस्ती वहाँ उठाकर नहीं ला सकते। तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा स्मूथ किया जा सके। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम बैंक की बात करें तो इन कानून का इस्तेमाल करते समय किन लीगल और इथिकल बाउंड्रीज का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर बैंक को कुछ अधिकार मिले हैं तो उनकी कुछ बाउंड्रीज भी हैं जी। सपोज अगर बैंक को जो भी सरफेसी एक्ट में अधिकार मिले हैं तो उसका उनको प्रॉपर पालन करना चाहिए। सपोज अगर आप किसी को 13(2) का नोटिस दे रहे हैं तो उसमें जो 60 दिन का टाइम है वो उनको पूरा देना चाहिए एज़ पर लॉ। प्रॉपर्टी का विवरण पूरा करना चाहिए। अगर वो नोटिस कहीं लगाना है तो वो प्रॉपर उनको वहाँ पर लगा कर आना चाहिए। जो भी उनके जो लीगल उनके वो दायित्व हैं उसको पूरा करना चाहिए। इसके अलावा 13(4) का आप नोटिस दे रहे हैं तो उसको अगर आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में और इंग्लिश में पब्लिश करना है तो करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो उसको भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जब ये अधिकार मिले हैं तो कुछ दायित्व भी हैं, तो उस दायित्वों को उनको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीज़ छोड़ दें। इसके अलावा जब मान लीजिए बोरोवर ने आपको कोई आपत्ति दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपका ये ठीक नहीं है, या आपका ब्याज का कैलकुलेशन ठीक नहीं है, आपने मेरा NPA गलत तरीके से डिक्लेयर किया है, तो उस आपत्ति को वैसे ही नहीं खारिज कर देना चाहिए। वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से खारिज करना चाहिए और उसको प्रॉपर राइटिंग में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई इस वजह से या इस कारण से हमारी बात ठीक है और इसलिए हम आपकी इस आपत्ति को खारिज कर रहे हैं। तो ये बैंकों का भी दायित्व बनता है कि वो ट्रांसपेरेंट रहें, न्यूट्रल रहें और ज़बरदस्ती संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से काम ना करें। और अगर वो सामने वाला अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको समझें और उसको ये कहें थोड़ा, मान लो कह रहे जी मेरा लोन रिकंस्ट्रक्ट कर दो आप, मैं इतनी किस्त नहीं दे सकता, इसका पीरियड थोड़ा बढ़ा दो, तो उसको भी उनको कंसीडर करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी आपत्तियों को, या जो भी वो लिख के दे। तो इसमें किस तरह का पेपर वर्क होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? बैंकों की तरफ से तो वो सारा कुछ देखते हैं कि आप उसके लीगल ओनर हैं कि नहीं है, कोई और को ओनर तो नहीं है, तो उसको भी वो उसमें पार्टी बनाते हैं और उसकी पूरी चेन भी वो देखते हैं, मॉर्गेज डीड भी कराते हैं। और जो बोरोवर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जो ऋण के जो लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मुझे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो लोन लेने जा रहा हूँ और उसकी जो EMI बन रही है, तो अगर मेरी पे 10 रुपये है तो क्या मैं 2 या 3 रुपये या 4 रुपये से ज़्यादा की उसमें किस्त बनवा लूँ? भाई उसका जो EMI का प्रपोर्शन है और उसकी जो सैलरी का प्रपोर्शन है वो एक बैलेंस होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी EMI पे कर सकता हूँ। ये नहीं कि भाई मकान लेना है तो लोन लेना ही है, चाहे जितना भी बर्डन पड़ रहा है उतना हम ले लें। तो थोड़ा सा उसको ये कैलकुलेशन रख के। दूसरा, जो बोरोवर है उसको भी थोड़ी प्रोविजनिंग करके रखनी चाहिए कि भाई अगर कहीं पर कोई आपत्तिकाल आ गया, 1 महीने या 1.5 महीने मेरी नौकरी चली गई किसी प्रॉब्लम की वजह से, मुझे बीमार हो गया, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो उस टाइम किस्त देने के लिए मेरे पास थोड़ी सी प्रोविजनिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी उस छोटी सी गलती की वजह से मेरा लोन NPA हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं सोच सकते, या सोच सकते हैं, थोड़ा फोरकास्ट अपना सोच के थोड़ा सा उसमें पैसे की प्रोविजनिंग करके रख सकते हैं। बिल्कुल। और NPA होने के टाइम या उससे पहले जब उनको लगे कि हमारी फर्स्ट किस्त ही बाउंस हो गई, वही राइट टाइम होता है उनके जगने का। ये नहीं कि जब नीलामी का नोटिस आ जाए तब जग रहे हैं। तो जब आपको लगता है मैं अब आज महीने की किस्त, ये मेरी किस्त ओवरड्यू हो गई, तभी उनको बैंक को अपनी प्रॉब्लम जो है बतानी चाहिए और राइटिंग में बतानी चाहिए।
तो सर अब हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे कि सरफेसी एक्ट को लेकर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बेहतर ढंग से जो है वो समझ सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं आम जनता के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब वो लोन लेते हैं तो एक सिर्फ वित्तीय लेन देन नहीं है, उनकी कानूनी दायित्व भी है कि उसको पे करें। और लोन जब लेने जाएं तो जो उनकी किस्त बने वो प्रोपोर्शनेट बनाएं, जो वैसे मैंने पहले भी कहा। और सबसे ज़्यादा उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी कोई किस्त बाउंस हो रही है या ओवर ड्यू हो रही है तो इमीडिएट वो अपने एसेट्स को देखें, उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएं, और अगर रीफाइनेंसिंग करवा सकते हैं तो रीफाइनेंसिंग करवाएं। और ध्यान रखें कि उनकी किस्त टाइम से जाती रहे, थोड़ी सी प्रोविजनिंग करके रखें जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी जो है बची रहे। क्योंकि सरफेसी एक्ट इसलिए नहीं बना कि भी किसी की प्रॉपर्टी ली जाए, ये वित्तीय अनुशासन को बनाने के लिए बनाया गया है। तो वित्तीय अनुशासन अगर बराबर बना के रखेगा तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल सर, तो हम यहाँ पे भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सवालों की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास जानने के लिए कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एनपीए कहते हैं कि परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये लोन अकाउंट जो होता है वो एनपीए कैसे, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? जी मैं बताता हूँ। सपोज आपकी फर्स्ट ईएमआई आप नहीं जाओ, ये ईएमआई बाउंस हो गई जी, तो ये ओवरड्यू हो जाता है आपका अकाउंट, ठीक है। अब 90 डेज तक जब आप नहीं उसको पे कर पाते, आपने लगातार 3 किस्तें बाउंस कर दी तो 90 डेज हो गए जिसमें कि अब आपकी किस्त नहीं जा रही है। तो जब 90 डेज तक आप अपनी ईएमआई या ब्याज पे नहीं करते तो बैंक उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो वहाँ से वो अपनी वसूली की कार्रवाई को या रिकवरी की कार्रवाई को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो बोरोवर को एक नोटिस भेजते हैं कि भाई आपका अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया, उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद ही वो 13(2), 13(4) और आगे जो पोजेशन लेना है या नीलामी करनी है उसके प्रोसेस में जाते हैं। तो एनपीए होने पर ही वो उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये जो है आपका जो अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक की कार्यवाही से सहमत नहीं है, मतलब जिस तरह से बैंक ने उनको बताया है, तो वो किस अथॉरिटी या फोरम के पास जाकर अपील कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि अधिकतर लोगों को आजकल मैं देखा उनको पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। मान लीजिए उनका लोन एनपी हो गया तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं सिविल कोर्ट में जाऊँ या कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँ या कहाँ जाऊँ। लेकिन सरकार ने इसके लिए डीआरटी की व्यवस्था की हुई है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर जाकर ही आपको अपनी सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फर्स्ट लगानी चाहिए। क्योंकि जब सेक्शन 13(2) का आपके पास नोटिस आता है तो उसमें 45 डेज़ का टाइम होता है जिसमें आप सेक्शन 17 में अपील कर सकते हैं। तो उसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आप डीआरटी जा सकते हैं और वहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। और वहाँ से कई बार आपको स्टे भी मिल जाता है कि बैंकों को कहा जाता है कि आप कोई कोर्सिव एक्शन ना लें, और वहाँ पर ये आपको पैसा देना चाहते हैं या सेटल करना चाहते हैं तो डीआरटी से भी कई बार इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं और उस वहाँ से कई बार आपको कुछ फेवरेबल डिसीजन मिल जाता है। तो दैट इज़ द राइट फोरम जहाँ पर अगर उनको कोई भी आपत्ति है बैंक से तो वहाँ पर जाकर वो अपील कर सकते हैं। और अगर डीआरटी में भी सपोज नहीं होता है तो इसके ऊपर डीआरएटी भी है, अपीलेट भी है। आप डीआरटी के फैसले के खिलाफ डीआरएटी में भी जा सकते हैं। उसका वो क्या रहता है? डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो अगर वहाँ पर जो है अगर आपको डीआरटी के फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो आप वहाँ पर जाकर भी अपील कर सकते हैं। तो दोनों के उसमें फंक्शंस में क्या चेंजेस हैं? दोनों के फंक्शन ये हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, वो सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज है, यहाँ से अगर आप बैंक की कार्रवाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डीआरटी जाएंगे। वहाँ से आपको लगता है कि हमारा फेवर नहीं हुआ तो आप डीआरटी जाएंगे। जैसे आप नीचे सिविल कोर्ट है फिर आप हाई कोर्ट है, तो दैट इज़ लाइक दैट कि वहाँ पर उनका वो बना हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने हमें ये सरफेसी एक्ट के बारे में समझाया। तो आज हम बात कर रहे थे डिकोडिंग द सरफेसी एक्ट, और जिस पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हरीश बजाज जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।